बुलंदशहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर, पाकिस्तान के सिंध में प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर के साथ उठाई गई आजादी की मांग। बड़ी खबर, सिंध के लोगों ने आजादी के लिए मांगा पीएम मोदी का समर्थन। बड़ी खबर, पीएम मोदी के पोस्टर के साथ सिंध में हुई बड़ी रैली। सीधे शॉट्स के साथ दिखाएं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। देखें जरा ध्यान से किस तरीके से ये जो हमारे पास चीजें आई हैं ये हैरान करने वाली हैं। ये देखें, फुल स्क्रीन पर जरा शॉट दिखाएं। सिंध में पीएम मोदी के पोस्टर्स के साथ रैली निकाली गई, मैक्रों के पोस्टर के साथ रैली निकाली गई। ये देखिए आप, साउथ कोरिया के जो चीफ है उनके साथ हामिद, ये देखिए अफगानिस्तान और जो बाइडेन, यानी सिंध में ये जो आवाज बुलंद हो रही है ये क्या आवाज है। ये देखें प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स के साथ। मैं आपको पहले इसके एम्बियंस सुनाता हूं, सुनाइए जरा। नरेंद्र मोदी सिंधुवान, नरेंद्र मोदी सिंधुवान, यूर देश माय देश, यूर देश माय देश। के बगल में एक बार फिर से मैं आपको ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा। ये रैली है सिंध की, इसके बगल में ब्रेकिंग देखें आप। सिंध में पीएम मोदी के पोस्टर के साथ आजादी की मांग। कसवर मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी है। कसवर, ये जो तस्वीर आ रही है इसका क्या मतलब है? निशांत, मसाइल तो है पाकिस्तान में, वो बलूचिस्तान की बात हो, गिलगित-बल्तिस्तान की बात हो या सिंध की बात हो, तो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा, नौकरियां बहुत ज्यादा कम है। नौकरियों की जिस तरह इमरान खान की सरकार ने एक वादा किया था कि पूरे पाकिस्तान में हम करोड़ों नौकरियां दे देंगे, तो इमरान खान वो अपने वादे के ऊपर पूरे नहीं उतर पाए। तो यही बात है कि वो बलूचिस्तान हो, वो गिलगित-बल्तिस्तान हो, वो सिंध हो, तो वहां पर इस किस्म के डिमांड आती रहती हैं। और यही जो इस वक्त सिंध में हम देख रहे हैं, इस वक्त बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं इन्फ्लेशन के खिलाफ और उसके बाद नौकरियों के खिलाफ। तो हम देख रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ वहां पे पूरे पाकिस्तान के ऊपर कुछ छोटी बहुत इस किस्म की मुज़ाहमत जारी है। और यही वजह है कि हम सिंध के ऊपर इस किस्म के मुजाहरे देख रहे हैं। इमरान खान की जो सरकार है वो मुकम्मल तौर पर फेल हुई है नौकरियां देने में और उसके बाद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो यही वजह है कि शायद पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के मुजाहरे देखने में। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये हाल सिंध का ही नहीं है। मैं चाहूंगा वो दो विंडो दिखाएं, एक तरफ सिंध है और एक तरफ पीओके। दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, दोनों तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। एक तरफ सिंध का हाल दिखा रहा हूं और दूसरी तरफ पीओके का। ये दोनों तस्वीरें देखें, पीओके में भी विरोध हुआ है, सिंध में भी विरोध है। और दोनों तस्वीरों को मैं चाहूंगा राहुल एक एक करके दोनों के ऑडियो ऑफ करें, एक एक करके। सिंध में जो है वो तो बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी का नाम और उनके पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। कसवर, इन दोनों तस्वीरों को दिखाइए। कसवर से जानना चाहूंगा, कसवर, क्या यह समझा जाए कि पाकिस्तान के प्रशासन, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की आर्मी, इनके खिलाफ अब जो रिवोल्ट है वो सड़कों पर उतर आया है? देखिए निशांत, ये पाकिस्तान आर्मी को आप एक तरफ पे कर दीजिए। जब इमरान खान की सरकार आने से पहले इमरान खान बड़े बुलंदबाग किस्म के दावे कर रहे थे, नौकरियां दे दूंगा करोड़ों किस्म की, और उसके बाद इन्फ्लेशन को मैं नीचे लेके आऊंगा और आपके साथ हर किस्म की शांति होगी। तो इमरान खान टू सम एक्सटेंट नाकाम हुए हैं उनको, जिन्होंने इनको वोट दिया था 2018 के इलेक्शन में। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की सरकार के खिलाफ ही इस किस्म के देखा जाए प्रोटेस्ट को। सिंध में देखा जाए तो यहाँ पे जो हिंदूज की बहुत बड़ी तादाद है तो वो इनके खिलाफ उतर आई है सड़कों के ऊपर। और अगर कश्मीर में देखा जाए, पाकिस्तान के जेर कंट्रोल जो कश्मीर है, तो उनके ऊपर इन्फ्लेशन और आटे की फ्राहमी के खिलाफ ये लोग सड़क पे उतर आए। तो मेरा ख्याल है कि ये इमरान, आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार अपने दर्शकों को ये पूरी खबर बताना चाह रहा हूं, लेकिन ये दोनों तस्वीरों के साथ आइए जरा वॉल पर चलते, फिर मैं अपने खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा। आइए जरा सीधे यहां पर बहुत तेजी के साथ अब राहुल आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखें हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, प्ले करें। यहां पर सिंध का जो तर्क है, सिंध क्यों चाहता है आजादी? सिंध का तर्क है भारत जैसे हम हैं। सिंध, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर। ये यहां पर देखें। नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्य ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया 1947 में, गलत तरीके से पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में पहुंचा दिया। बर्बर हमलों के दौर में भी सिंध की पहचान बनी रही है।
भारत की तरह ही सिंध दर्शन और गणित में अव्वल है। नेविगेशन, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे सिंध के। ये सारी पहचान भारत से मेल खाती है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा हमारे खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी हैं, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर हैं, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले विष्णु प्रकाश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सिंध का जो रिवोल्ट है इसको आप कैसे असेस करेंगे, खासकर सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर, और क्या हाउ डू यू असेस दिस सर? निशांत जी, जो हकीकत है वो उसका जो मूल है, रूट है, वो थोड़ा सा फर्क है। रूट ये है कि पाकिस्तान का नाम गलत रखा गया है। पाकिस्तान का नाम पंजाबिस्तान होना चाहिए था। पाकिस्तान में पंजाबियों का बोलबाला है, पंजाब का बोलबाला है। बाकी सब प्रांत एक कॉलोनीज की तरह बने हुए हैं, उनका शोषण होता है। सिंध में होता है, बलूचिस्तान में होता है, हर जगह होता है। तो और उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दिया गया है। तो ये उसका मूल कारण ये है, और उसके कारण लोग वो अति हो गई है और लोग परेशान हो चुके हैं। अभी आपको हम जिक्र कर रहे थे कुछ महीने हफ्ते पहले कि जब एक सिंध के डीजी को, जो सिंधी थे, उनको आर्मी के कहने पे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो एक प्रांत की, एक सभ्यता की प्राइड पे, इज्जत पे फर्क पड़ता है। तो ये हो रहा है वहाँ, और उसके कारण समाज उनका इस्लामाबाद के सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। बलूचिस्तान में जो होता है वो आपको पता है। तो इसलिए वो दुनिया से अपील कर रहे हैं कि आप हमारी जो राइट है, हमारी ह्यूमन राइट्स हैं, हमारी जो पहचान है, उसको बनाने में मदद कीजिए। ओके, मैं जनरल चतुर्वेदी के पास जाना चाहूंगा। सर, अभी के जो हालात हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट था, वो बार बार ये कहता था कि क्यों ना पाकिस्तान को डिवाइड किया जाए, लेकिन यहां पर तो इंप्लोजन होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अंदर से खुद टूट रहा है। हम बीच बीच में चाहूंगा राहुल वो 2 विंडो वाले विजुअल्स भी दिखाएं। पीओके हो, सिंध हो, बलोच हो, हर जगह दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना चाहिए इस बारे में? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, कल्चर जो होता है वो बाइंडर होता है, नॉट कि रिलीजन। Yes. आपने 1971 में जो बांग्लादेश बना था वो भी इसी बिना पे बना था कि जो रिलीजन के नाम पे उन्होंने एक पाकिस्तान बनाया था, जहाँ की इस पाकिस्तान को एक कॉलोनी की तरह से कन्वर्ट हो गया था। तो वो कल्चर उनका अपना जो है जो डिस्ट्रॉय हो रहा था, इसलिए वो बना था। वही चीज़ सिंध में हो रही है। सिंध में ये मूवमेंट बहुत पुराना है। एक GM सईद साहब थे उनके, जिन्होंने GS सिंध मुत्तहिदा महाज बनाया था, जिसका कि आज ये आपके सामने आ रहा है। 1917 से ये चल रहा है, उसके पहले भी हुआ है। तो वो अच्छा, उसमें क्या इकोनॉमिक रीजंस भी हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो सखर बेल्ट है वो आज पूरी तरह से सलाइन हो गई है, क्योंकि इंडस का पानी, समुद्र का पानी अंदर आ रहा है, क्योंकि उसमें जो पानी जो ऊपर से इंडस में आ रहा है सिंधु नदी में, वो सब रास्ते में ही पंजाब में खींच लिया जाता है। तो इसलिए पानी उसमें बचा नहीं है। तो ये जो उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके कल्चर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो उनकी रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनका एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और अगर आप याद कीजिए 1947 में भी जब ये सिंध की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, सुमरो साहब थे उस वक्त, उन्होंने भी वोट पाकिस्तान के खिलाफ दिया था, लेकिन इस्लाम के नाम पे उनको दबोच लिया गया था। तो ये जो उन्होंने बनाया है, तो वहाँ पे जैसे कि विष्णु साहब जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि वो पंजाबिस्तान होना चाहिए। तो वो जो एक उनके जो कल्चर को दबाया जा रहा है, उससे वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो ज़्यादा रिलेट करते हैं इंडिया के साथ, जहाँ की सिंधी आज मेन स्ट्रीम में हो गए हैं। हमारे भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री भी सिंधी थे। तो ये चीज़ें जो है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ जो उनको पता चल रही है, और ये हमेशा से वो ये कोशिश करते रहे हैं। जो बता रहे हैं सर, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी के लिहाज से भी जनरल साहब थोड़ा सा इसको मैं असेस करना चाहूँगा। मुझे एक बात बताइए कसवर, अभी के जो हालात हैं वहाँ पर, क्या ये समझा जाए कि इमरान खान इज नॉट बॉदर्ड? अभी वो भारत के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। एक तरफ सिंध हो रहा है, दूसरी तरफ पीओके हो रहा है, बलोच हो रहा है, उनके खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ही इज नॉट बॉदर्ड। उनको लगता है मेरे ऊपर आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। राहुल, मैं चाहूंगा दोनों ऊपर नीचे शॉट से कहें। निशांत, मैं जबकि आपके साथ लाइव हूं, मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हूं। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल पाकिस्तान का, और लाइट चली गई है।
आप इस चीज से आप अंदाजा कर लें कि मैं इस वक्त, ये आप देख सकते हैं अंधेरा छा गया हुआ है, मैं अपने आप के साथ लाइव बैठा हूं और मैं अपने मोबाइल के साथ लाइव पे जो लाइट अपने चेहरे पे कर रहा हूं कि ताकि आपको और नाजरीन को मैं अपना चेहरा दिखा सकूं। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप समझते हैं कि एक न्यूक्लियर आर्म जो स्टेट है, क्या वो इस किस्म की होनी चाहिए कि अगर कोई मेरे जैसा का अगर कोई पत्रकार या मेरे जैसा इस वक्त कोई वो जो आपका कोरेस्पोंडेंट है वो अपने मोबाइल के साथ चेहरे पर लाइट लगाए और आपको नाजरीन को अपना चेहरा दिखाए, तो मेरा ख्याल ये है कि सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपी हो या फिर मुजफ्फराबाद मतलब आजाद जम्मू एंड कश्मीर हो, तो मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज को समझने की जरूरत है। स्टेट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है उनके बेसिक राइट जो है इंश्योर करने में। और मैं जो बता रहे हैं कस्वर, वेरी 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 वैलिड पॉइंट, यानी बत्ती लाने का दम नहीं है। ये निशांत आप देखें, आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझे बताएं, आप मुझे देख सकते हैं? यस यू आर राइट। मुझे बताइए कि आप मेरा चेहरा देख सकते हैं? ठीक है, आप बता रहे हैं, ठीक है एकदम। मैं मनीष आपके पास आ रहा हूं तुरंत। हिंद महासागर में ईरान ने ताबड़तोड़, बड़ी खबर, हिंद महासागर में ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हिंद महासागर में ईरान के ग्रेट प्रॉफिट 15 का युद्ध अभ्यास, इसके विजुअल्स अभी आए, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। सीधे विजुअल्स के साथ आए। युद्ध अभ्यास के दौरान सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। बगल में विजुअल सीधे दिखाएं। अमेरिका में सत्ता बदलने के साथ ही ईरान में हुआ और आक्रामक रुख। ईरानी ड्रिल से कुछ ही दूरी पर हिंद महासागर में खड़ा था अमेरिका का परमाणु युद्धपोत, उसके सामने यूएस वॉरशिप के सामने ये सब चल रहा था। फुल स्क्रीन पर शॉट्स दिखाएं यहां पर। मैं मनीष झा के पास जाऊंगा। मनीष, देखिए निशांत, सबसे पहले तो हुआ जी मनीष, ये जो अमेरिका में ट्रांजिशन हो रहा है, मैं देख रहा हूं ईरान बहुत एग्रेसिव होता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जाते जाते उन्होंने एक गुगली फेंकने की कोशिश की, और वो गुगली ये थी कि अचानक ही माइक पोम्पियो ने ये कहा कि अमेरिकी सेना का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर कुछ कार्रवाई करने की स्थिति में है, और उन्होंने उसकी तैयारियों का जायजा दिखाया, जिसके जवाब में अब ईरान भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि 48 घंटे बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप की विदाई हो जाएगी, नया एडमिनिस्ट्रेशन आना होगा, उससे पहले का आप अगर ये कहें तो ट्रंप और ईरान के बीच जो है वो विदाई समारोह जैसा ही कुछ ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन की कोशिश यही होगी कि वो ओबामा की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए ईरान के साथ उसी पीस डील पर आगे बढ़े। लेकिन इससे पहले ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को जवाब देने में सक्षम है। ईरान उसी के मद्देनजर अपनी तैयारी दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कल रात में अमेरिकी सेना की तरफ से भी वो उस इलाके का अगर आप कहें तो उस इलाके में तमाम तरह के फाइटर प्लेन गए थे, तो उसका एक रिएक्शन भी है जो ईरान अभी कर रहा है। आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को दोनों विजुअल्स दिखाना चाहूंगा। एक तरफ ड्रोन के, एक तरफ वो दोनों विजुअल्स जरा हमारी स्क्रीन पर मेरे जो सहयोगी हैं राहुल पीसीआर में देखें जरा, दो विजुअल्स, एक तरफ मिसाइल टेस्टिंग, एक तरफ ड्रोन्स। ईरान की जो स्ट्रैटेजी है बहुत अलग है। मैं यहां पर सीधे चलूंगा विष्णु प्रकाश सर के पास। सर, क्या यह समझा जाए कि ईरान दिस इज वेलकमिंग बाइडेन एंड क्रिएटिंग अ फियर, क्या यह समझा जाए सर? देखिए, ये भी है, दो तीन चीजें हैं निशांत जी। एक तो ट्रंप से ईरान घबरा गया था। जिस तरह से ट्रंप और इजराइल और सऊदी अरेबिया मिलके ईरान को दबोचने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रंप का बस चलता तो कोई ना कोई ईरान के खिलाफ एक्शन ले लेते वो। तो एक तरह से, और ईरान में काफी उसके कारण समस्या हुई है, एक आर्थिक हालात काफी खराब रहे हैं। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ये अंदरूनी उसका कारण ज्यादा है। वो अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं। ओके। वो अमेरिका को प्रोवोक नहीं करना चाहते, बाइडेन को प्रोवोक नहीं करना चाहते। वो बाइडेन के आने की उनको खुशी है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा से JCPOA या उसका एक वेरिएंट कोई ना कोई वर्कआउट हो जाए। पर अभी तक उनको डर है कि ट्रंप जाते जाते अगले 72 घंटे में भी कुछ ना कुछ खुराफात ना कर दें, ये उनको डर है। अंडरस्टूड, गॉट योर पॉइंट सर। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी हमारे जितने भी दर्शक हैं एकदम अलर्ट पर रहें।
एलएसी पर भारत और चीन के टैंकों की खबर से पहले मेरे सामने एक बड़ी खबर आ रही है। 26 जनवरी की परेड में एक हमले की संभावना सामने आ रही है। मैं चाहूंगा जरा वो ब्रेकिंग दिखाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, 26 जनवरी से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, अलकायदा, बब्बर खालसा और हिजबुल ने मिलाया हाथ, तीनों आतंकी संगठनों की बड़ी टेरर स्ट्राइक की साजिश। गणतंत्र दिवस की परेड के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी कि 26 जनवरी से पहले दिल्ली में बड़ी साजिश का खुलासा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ मौजूद है जितेंद्र। जितेंद्र, क्या समझा जाए, यह क्या हो रहा है? जितेंद्र, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। जितेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बड़ी खबर है ये, गणतंत्र दिवस की परेड के खिलाफ रच रहे साजिश। जितेंद्र, प्लीज गो अहेड, बताइए। हेलो 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 हेलो, बताइए, सुन सकता हूं, बताइए आप। अनफॉर्चुनेटली जितेंद्र की आवाज नहीं आ रही। मेरे पास एक और बड़ी खबर है, उसको भी मैं तुरंत दिखाना चाहूंगा आपको। आइए जरा एक और बड़ी खबर दिखाएं। ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, इस जानकारी के बाद दिल्ली में खालिस्तानी आतंकियों का बड़ा खतरा, दिल्ली में खालिस्तानी आतंकियों का बड़ा खतरा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली की दीवारों पर खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर। में खालिस्तानी आतंकियों का बड़ा खतरा है और खालिस्तान के 4 आतंकी नेटवर्क इस वक्त एक्टिव हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली की दीवारों पर खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर हैं। अगर जितेंद्र की आवाज आ गई तो क्या मैं उनके पास लाइव जा सकता हूं? जितेंद्र, दोनों खबरें, और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दिखाए जाएं। क्या मतलब है इसका? एक तरफ 26 जनवरी, दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ 26 जनवरी और दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकियों ने इस बार ऐसी साजिश का पूरा खाका तैयार किया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां भी सख्ते में है। इस बार ट्रिपल अटैक की कोशिश की जा रही है। अलकायदा के अलावा बब्बर खालसा इंटरनेशनल और साथ ही हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक खौफनाक साजिश तैयार कर रहे हैं जिसको लेकर जांच एजेंसियां पहले से ही सतर्क है और लगातार उसको लेकर ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रोहिंग्या की, तो इस बार रोहिंग्या को लेकर भी एक खास अलर्ट सामने है जिसमें पता चला है कि म्यांमार में ट्रेनिंग लेकर कुछ रोहिंग्या जो है वो दिल्ली के अंदर एक बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। तो उसको लेकर डोर टू डोर जो सर्च ऑपरेशन है और इसके अलावा सर्वे है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये पोस्टर लगाने की हिम्मत कैसे हो गई? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर पोस्टर लगाकर कोई निकल चुका है तो इसका मतलब सीसीटीवी एक्टिव नहीं है। जी देखिए, पोस्टर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। अगर इन पोस्टर्स को ध्यान से देखें तो इस पर हिजबुल मुजाहिदीन और इसके अलावा खालिस्तान के आतंकियों के फोटो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये सभी आतंकी फरार आतंकी है और जब से अलर्ट आया है उसके बाद जगह जगह दिल्ली के चप्पे चप्पे पर इनको चप्पा कर दिया गया है। साथ ही लोगों से गुजारिश की जा रही है कि अगर इनके बारे में जानकारी मिले तो दिल्ली पुलिस को इत्तला भी करें। साथ ही दिल्ली पुलिस अपना इसको लेकर अपनी एक अलग से। जी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार जो दिल्ली पुलिस की कोशिश है वो भी जारी है। लगातार इसको लेकर ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से खालिस्तान के 3 आतंकी पकड़े गए थे शकरपुर इलाके से, उसके बाद इस बात की तस्दीक भी हो जाती है कि कहीं ना कहीं खालिस्तान इस बार पुरजोर कोशिश के साथ 26 जनवरी के की जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पर भारत और चीन के टैंकों के आमने सामने की पहली तस्वीर। पहली बार सिर्फ 100 यार्ड की दूरी पर दिखे दोनों देशों के टैंक।
एक चीनी ब्लॉगर ने जारी की है एलएसी की ये तस्वीर। मैं चाहूंगा इन दोनों शॉट्स को पहले दिखाएं बगल में, राहुल ब्रेकिंग के बगल में शॉट्स दिखाएं तुरंत। एलएसी पर भारत और चीन के टैंकों की आमने सामने की पहली तस्वीर सामने आई है। ये देखिए आप किस तरीके से, और जाऊंगा ये देखिए इंडियन टैंक और चाइनीज टैंक आमने सामने। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें, ये तस्वीरें आई हैं, मैं चलाऊंगा जरा बिग वॉल पर आपको दिखाना चाहूंगा और उसके बाद इसकी डिटेलिंग भी आपको बताना चाहूंगा। आइए जरा सीधे चलें यहां पर, ये देखें किस तरीके से ये जो तस्वीरें आई हैं, और मेरे जो कैमरामैन है वो इसको जरा जूम इन करने के लिए तैयार हो जाए। सतपाल ये देखें आप, भारतीय टेंट यहां पर हैं इधर पर, और ये देखिए चीनी टैंक यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और ये ठीक इसके सामने भारतीय टैंक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखें, ये इंडियन जो आर्टिलरी है उसकी पोजीशंस, और ये एलएसी दिखाई दे रहा है। ये बॉर्डर हम नहीं कह रहे, ये चाइना से रिलीज की गई तस्वीरें हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। और जिन तस्वीरों को हम आपके सामने दिखा रहे हैं, ये देखें ये चाइना से रिलीज की गई तस्वीरें हैं। इन्होंने ये डिमार्केशन लाइन बनाई है। हमारे हिसाब से तो ये लाइन इधर होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी सरहद में घुसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन एनीवे ये, और इसकी डिटेलिंग जरा दिखाएं, जरा राहुल तुरंत चेंज करें, इसकी डिटेलिंग हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये पूरा मामला है क्या, इसको समझने की बहुत जरूरत है। चीन की मीडिया में जारी तस्वीरों में एलएसी पर आमने सामने खड़े हैं भारत और चीन के टैंक, जो यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, एक इधर, ये यहां पर, ये पोजीशंस हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में हथियारों से लैस आर्मी के वाहन। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, चीनी सेना से जुड़े एक ब्लॉगर ने सबसे पहले जारी की है तस्वीर, फिर इसके बाद ब्लॉगर की तस्वीर को सरकार समर्थक चीनी मीडिया ने अपने दमखम के रूप में पेश किया है, ये दिखाने के लिए कि उनके पोजीशंस हैं इतनी स्ट्रांग। लेकिन मैं सीधे चलूंगा खाली विजुअल्स, खाली मैप वाले विजुअल्स के साथ, और अगर ग्राफिक्स भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। मनीष के पास, मनीष ये जो जानकारी आ रही है, सुमित अगर मेरे साथ है, क्या सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं? अगर सुमित है तो सुमित से भी मैं जानना चाहूंगा। मनीष आप मुझे बताइए सबसे पहले, ये जो चीजें आई हैं इसका क्या मतलब है, क्या समझा जाए? गोंगसो इलाके में ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जहां पर इंडियन आर्मी और पीएलए दोनों एकदम आमने सामने, मतलब इतने करीब हैं कि दोनों एक दूसरे से बिना किसी और माध्यम के बातचीत कर सकते हैं। और सुमित ने इसको बहुत डिटेल में उस जगह से, उस लोकेशन से समझाया भी है, बताया भी है। दरअसल इस तरह की पोजीशन वहां बनी हुई है। अब आप इसी से अंदाजा लगाएं कि तनाव का लेवल किस हद तक है दोनों सेनाओं के बीच में वहां पर। वहीं कुछ जगह है जहां कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, कहीं पर है कि जहां पर की चोटी के इस पार और उस पार का फासला है। तो ऐसी स्थिति में कुछ तस्वीरें बीच बीच में आ रही है, कभी चीनी मीडिया में, कभी भारतीय मीडिया में, और उन तस्वीरों से हमें उस जगह के बारे में जानकारी मिल रही है कि हमारे बहादुर सैनिक किस हालात में मां भारती के एक। अच्छा, मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं मनीष, एक बहुत बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं अब से ठीक 3 मिनट के अंदर, और वो है जो बाइडेन को अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से खतरा है। ये बहुत सेंसेशनल खबर हमारे सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की मोबिलाइजेशन अभी भी जारी है। बड़ी खबर, सेना की तैयारियों की तस्वीर सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर दिखाई है। ब्रेकिंग, -30 डिग्री में भी रसद और साजो सामान की आपूर्ति जारी सेना के लिए। 14 महीने से ज्यादा के स्टॉक का इंतजाम। एलएसी पर लंबे हॉल्ट के लिए भारत की सेना तैयार है। सुमित इसको कवर करके आए, आइए दिखाते हैं आपको। मैं ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में हूं, और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो कि भारी मात्रा में लगातार हमारी मोबिलाइजेशन की जा रही है, हमारे रसद की, आर्म्स एंड एम्युनिशन की, यानी इसी सर्दी के माहौल में भी इस तरीके की रसद की जा रही है। अगर आप रोड पर देखें, ब्लैक टॉपिंग कर इन रोड्स को ऑल विंटर रोड्स या ऑल वेदर रोड्स बनाया गया है। लगातार हमारी बीआरओ, हमारी आर्मी इन रोड्स को बनाने में काम कर रही है। और अभी अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे लगातार रसद अभी भी इसी तरीके से जाती हुई, और ये करीबन 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई है, और हमारी रसद इसी तरीके से 2400 घंटे हमारी सेनाओं तक, फॉरवर्ड लोकेशंस तक, हमारी सेना तक पहुँचे, इसलिए किया जा रहा है। और अभी इसी तरीके की रसद को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो रोड्स हैं वो ब्लैक टॉपिंग कर यानी इनको कई लेयर्स में, 6 या 7 लेयर्स में बनाया गया है ताकि ये ऑल वेदर रोड्स हों, इन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो। सुमित की ये जो खबर है हमारे सामने आ रही है, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो खबर मैंने आपसे प्रॉमिस की थी। जो बाइडेन, वो ब्रेकिंग मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। जो बाइडेन को अपने ही सिक्योरिटी गार्ड से खतरा है।
शपथ समारोह में जो बाइडेन पर बड़े हमले का खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अफसर ही दे सकते हैं धोखा। बड़ी खबर, डिफेंस के अफसरों को सिक्योरिटी फोर्स के विद्रोह का डर। अमेरिकी रक्षा विभाग के अफसरों ने दी चेतावनी। समारोह में जो बाइडेन और वीआईपीज पर बड़ा खतरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, ये शॉकिंग रिपोर्ट है हमारे सामने जो आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बेहद चिंताजनक रिपोर्ट है ये, और दरअसल जो अमेरिकी प्रेसिडेंट की सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस के ही लोगों का अपना असेसमेंट है और एफबीआई का असेसमेंट है कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स अभी जो बाइडेन की सिक्योरिटी में है या आगे रहेंगे, उनमें से कोई उन पर अटैक कर सकता है, यह भी संभावना है। और इसके पीछे का मकसद क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, जब विचारधारा के स्तर पर अमेरिकी लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं, एक दूसरे से शंका करने लगे हैं, जहां पर कुछ लोगों को लगता है कि अमेरिका सिर्फ व्हाइट अमेरिकन के लिए है, वैसी स्थिति में जो बाइडेन की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा मनीष, ये जो इनपुट आ रहा है, ये इनपुट में आपके पास क्या क्या जानकारी है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे वही बता रहा था कि इस मामले में एफबीआई और सीक्रेट सर्विस का अपना असेसमेंट है कि जो बाइडेन की टीम में जो लोग हैं, जो सिक्योरिटी जिनको प्रोवाइड करने के लिए मुहैया कराई जा रही है, उस टीम के ऑफिसर्स भी किसी हालत में हो सकता है, ऐसी संभावना बने कि उनसे जो बाइडेन, देखिए ये जो आप बता रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, आप जो बता रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे साथ विष्णु प्रकाश सर हैं और जल चतुर्वेदी, उनके पास में जाऊंगा। सबसे पहले विष्णु प्रकाश सर, अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स कभी नहीं हुए, ये अपने आप में बहुत एस्टॉनिशिंग चीज हम देख रहे हैं सर। निशांत जी, ये बहुत बड़ा खतरे का चिन्ह है और ये पहली बार नहीं हुआ, पहली बार उभर के आया है। ये सबटेरेनियन था। अगर मैं 3 शब्दों में कहूं कि ये घरेलू राजनीतिक आतंकवाद है जो हुआ है, घरेलू राजनीतिक आतंकवाद। ये कहां तक फैला हुआ है, किसमें फैला हुआ है, ये कोई नहीं जानता है। और जो मनीष जी ने कहा कि व्हाइट सुप्रीमिस्ट या जो व्हाइट लोग हैं उसमें जो एग्रेसिव हैं, वो जानते हैं कि इलेक्शन हार गए हैं पर रिजल्ट उनको स्वीकार नहीं है। और एक और बड़ी बात, उसका जो इंडिकेशन है वो ये है कि 6 जनवरी को जब पता था कि हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको आने ऊपर क्यों जाने दिया। तो ये ऐसा बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है जो कि एक तरह से 9/11 जैसा बन जाता है। और इसमें अब तक खबरें आ रही हैं कि जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थे उन्होंने टूर दिए इनको। ये खबर आ रही है कि 100 से ज्यादा रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने पिटीशन साइन की कि हमको इलेक्शन रिजल्ट्स मंजूर नहीं है। तो डिवीजन बहुत भारी है, खतरा बहुत भारी है और 25,000 नेशनल गार्ड वॉशिंगटन में ही डिप्लॉयड हैं। पर हर एक तरह के चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब अंदर से फूट पड़ जाए तब कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में शॉकिंग है। जल चतुर्वेदी के पास में आऊंगा। सर, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें मैं सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो मेरे पास है वो ये है कि अमेरिका में अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मैं जल साहब आपके पास 1 सेकंड में आ रहा हूं, विद इन फ्यू मिनट्स। मैं एक बार दर्शकों को डिटेल्स दे दूं जिससे कि और इलैबोरेट हो जाए। आइए जरा डिटेल हम आपको बताना चाहेंगे अभी इसमें क्या क्या आ रहा है। बाइडेन पर हो सकता है हमला, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन इसमें क्या क्या है। 20 जनवरी को शपथ समारोह में नए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बड़े हमले का खतरा, नंबर 1। नंबर 2, चेंज ओवर करें, यहां पर कीप चेंजिंग। सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अफसर ही दे सकते हैं धोखा। अमेरिकी रक्षा विभाग को विद्रोह का डर। विद्रोह खतरे को देखते हुए वॉशिंगटन में जबरदस्त सुरक्षा। राजधानी में अफगानिस्तान से भी ज्यादा फोर्सेस तैनात हैं, विच इज शॉकिंग, हिस्टोरिक है। राज्यों की राजधानियों को भी अलर्ट किया गया है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के हथियारों के साथ होने की खबर है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर एक मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि यहां पर हर जगह, हर स्टेट ने अपनी कैपिटल को महफूज करने की कोशिश की है। सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ जल चतुर्वेदी के पास आए। सर, आपका असेसमेंट क्या है, खासकर ये देखते हुए ट्रंप हैज डिवाइडेड द नेशन, ये समझ में आ चुका है, लेकिन जो कोर फाउंडेशंस हैं अमेरिका की, जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे वो कंट्री खड़ी हुई थी, क्या वही हिल गई है? देखिए, ऐसा है कि जब पर्सनल इंटरेस्ट हावी हो जाते हैं
तो पिछले 4-5 साल से जो अमेरिका में चल रहा था, जिसमें वाइट सुप्रीमेसिज्म का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि क्या ये वाइट्स के लिए है, तो वही जो भी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं, डाइवर्स सोसाइटीज़ होती हैं, और ये इससे मैं तो अमेरिका से ज़्यादा अपने लिए लेसन लेने की तैयारी में हूँ, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए कि जो इतनी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है और जहाँ की 7.5 करोड़ लोगों ने आफ्टर ऑल ट्रम्प को भी वोट दिया था और उसने उनको ऐसा डिवाइड कर दिया कि आज वो क्योंकि वो नहीं हार मानने को तैयार है, तो रिपब्लिकन्स को लग रहा है कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो ये जो एक सेंस ऑफ लॉस है और ये जो विक्टिम कार्ड हो रहा है रिपब्लिकन्स की तरफ से कि हमको ऐसे गलत ढंग से दबाया, हमारे वोटों को चुरा लिया गया, जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, तो इससे सोसाइटी में डिवीजन होना है। और आप इसके साथ एक और 2 चीजें और देखिए कि वहां पे गन कल्चर बहुत प्रेवलेंट है, वहां पे आसानी से खरीदी जा सकती है। तो इसलिए जो डिवाइडेड है और ब्लैक लाइफ मैटर्स, तो इसमें दोनों का ये देखिए, ये पॉलिटिकल लीडरशिप नॉर्मली बायोपिक हो जाती है अपनी गद्दी बचाने के लिए। सर आपने जो पॉइंट रखा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष आप मेरे साथ बने रहिए। आज दिल्ली में स्कूल खुले कई जगह, और हमारे पास जो जानकारी है वो आपको हैरान करेगी। आइए सीधे दिखाते हैं आपको इस वक्त की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में स्कूल खुले हैं। दिल्ली में 10वीं और 12वीं के खुले स्कूल, इस वक्त की बड़ी खबर। 10 महीने से ज्यादा बंद रहने के बाद दिल्ली में खुले स्कूल। देश के 13 राज्यों में जनवरी में शुरू हो रही अलग अलग कक्षाओं में परीक्षाएं, पढ़ाई। दिल्ली समेत बाकी राज्यों में भी सभी जरूरी एहतियात के साथ खोले जा रहे हैं स्कूल। कुछ राज्यों में जूनियर क्लास में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए खुलने लगे हैं सभी स्कूल। कई स्कूलों की अगर ये बात कर रही है, देखिए तस्वीरें आपके सामने, मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा आज इस पर रिएक्शंस क्या आए हैं, दिखाइए जरा। ऑनलाइन क्लासेस होती रहती थी, तो उसमें एक टीचर्स की गाइडेंस और पर्सनली मिलना, तो फिर मैम वो अलग ही आता है। अब जो है कि मैम क्या कहते हैं, आप बोर्ड पढ़ रहे हैं, सर से मैम क्या कहते हैं क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ सकते हैं। उस समय तो मैम क्या कहते हैं नेट था, नेट कभी स्लो भी हो जाता था, कभी फास्ट भी रहता था। पहले ऑनलाइन क्लास में उतना समझ में तो आया, लेकिन अगर टीचरों के सामने रहेंगे या अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें ज़्यादा समझ में आता है। बिल्कुल धीरे धीरे खोलने चाहिए स्कूल। अब कोरोना का इतना डर नहीं है, वैक्सीन भी आ गई है, कोई ऐसी बात नहीं है इतने डरने की। ठीक है फैसला, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई ना हो नहीं पा रही सही से बच्चों की, तो इसलिए क्लास में थोड़ी क्लास में जाएंगे तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा। ऑनलाइन जो क्लास चल रही है वो सही नहीं चल रही है। जब तक बच्चे स्कूल नहीं आएंगे पढ़ाई सही नहीं होगी। रही बच्चों की सेफ्टी की बात, उसके लिए तो बिल्कुल सही है कि बच्चे घर पे हैं, और रही पढ़ाई की बात, वो पढ़ाई जिस तरीके स्कूल में हो सकती है वो ऑनलाइन नहीं हो पा रही। लेकिन जान है तो जहान है। एक तरफ स्कूल खुल रहे हैं, जरा दिखाते हैं आपको कहां कहां कौन कौन से स्कूल खुले हैं, और उसके बाद कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा मैं आपको, और फिर मैं जाऊंगा। मेरे साथ खास मेहमान डॉक्टर श्याम अग्रवाल जुड़ चुके हैं। दिल्ली अगर बात की जाए, जरा ध्यान से देखिए आप कहां कहां कौन कौन से स्कूल खुले हैं, क्या हाल है। दिल्ली की अगर बात की जाए, 18 जनवरी 10वीं और 12वीं, तमिलनाडु 19 जनवरी 10वीं और 12वीं, मिजोरम 21 जनवरी 10वीं और 12वीं, ये स्कूल खुले हैं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, गुजरात 11 जनवरी 10वीं और 12वीं, ओडिशा 8 जनवरी 10वीं और 12वीं के स्कूल, पंजाब 7 जनवरी 5th और 12th, 5th से 12th, पंजाब और आगे निकल गया है। बिहार 4 जनवरी 9 से 12th, अरुणाचल प्रदेश 4 जनवरी 8th से 12th, पुणे 4 जनवरी 9 से 12th, 9 से 12th सीधे। पुडुचेरी 4th जनवरी पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो 1st से 12th तक सारे स्कूल खोल दिए, क्या बात है। कर्नाटक 1 जनवरी 10th और 12th, केरल 1 जनवरी से 1st से लेकर 12th तक, केरल जो कि बहुत अफेक्टेड था बाय द वे कोरोना से, अगर आपको याद हो। असम 1 जनवरी 7 to 12th, 21 फरवरी 6 to 12th, नागालैंड और हिमाचल 15 फरवरी वहां से भी स्कूलों की खुलने की बात है। तेलंगाना 1 फरवरी 9 to 12th, उत्तराखंड 2 नवंबर 10 to 12th। मैं चाहूंगा इसी ग्राफिक्स के साथ सीधे कुमार कुंदन, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कितना सेफ है। देखिए, ये कहना कि अभी भी कोई सेफ है, ये बहुत ही बेईमानी होगी, क्योंकि कोरोना का अभी भी कहर ख़त्म नहीं हुआ है।
ये ज़रूर है कि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन कई राज्यों में कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। सरकार की ये दलील है जहाँ जहाँ ये शुरू हो रहा है कि बच्चों में कोरोना के मामले थोड़े कम देखने को मिले हैं और बच्चों पे एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना थोड़ा मेहरबान रहा है। शायद यही वजह है कि उनको ऐसा लग रहा है कि डिक्लाइनिंग केसेस के तौर पे बच्चों के, खास करके जो बड़े बच्चे हैं, उनके स्कूलों को खोला जाए और अगर खुदा न खास्ता केसेस आगे बढ़ते हैं तो फिर इसको आगे इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन पूरे देश में चूंकि केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर ये फैसला छोड़ रखा था और अधिकतर राज्यों ने इस पे अपनी सहमति जता दी और खोलना शुरू कर दिया है, इसलिए दिल्ली में भी आज से ये स्कूल खुलना शुरू हुआ है। लेकिन एक बार फिर वही बात कहानी आती है कि अभी भी डर खत्म नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। आप जो बता रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।